वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के केमिस्ट्री पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बेस्ड हैं मॉलिक्यूल, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड है आपके पास, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं, टीजीटी में बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। मान लीजिए कि हमने एक न्यूक्लियाइड का निकाल के दिखा दिया आपको, तो उसे किस तरीके से निकालते हैं, और आप 2-4 और न्यूक्लियाइड पर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो आप कैम्फोर्टिस नामक एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्लासेस में जुड़ जाइए। जो आपका पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। सबसे पहले कि प्लूटोनियम का न्यूक्लियाइड दिया गया है। देखिए ये प्लूटोनियम है, इसके ऊपर जो यहाँ लिखा होता है 242 होता है और यहाँ पे 94 लिखा हुआ है। ये जो चीज़ें होती हैं ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती हैं और ये सिर्फ प्रोटॉन होती हैं। तो अगर मुझसे न्यूट्रॉन पूछा गया है तो मैं क्या करूँ, इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दूँ। मतलब कि 242 में से 94 को माइनस करना है। अगर आप 94 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 148 आ जाएगा। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि किसी भी न्यूक्लियाइड मतलब कि न्यूक्लियस का सिंबल दे दिया गया हो, तो जो नीचे लिखा होता है, यहाँ पे आगे लिखा होता है ये प्रोटॉन का नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है बैक साइड में ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल सम। तो जब भी न्यूट्रॉन पूछेगा इसको माइनस कर देंगे इसमें से, प्रोटॉन पूछेगा तो ये बता देंगे हम लोग, और इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरली सेम होते हैं। इसी तरीके से आता है सेकेंड क्वेश्चन, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट होता क्या है पहले हम उसको देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा कि जो फैराडे होता है एक्चुअली में यह 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज आता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता हुआ था 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से जो वैल्यूज आपकी आती है वो आती है 96480, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे मान लेते हैं 96500 कूलॉम। ये 1 फैराडे के बराबर होता है, यही है 1 फैराडे। तो ये देखिए वैल्यू किसी पे डिपेंड करती नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यूज है, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा क्या, डी बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट लिखा ही है तो कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट होता है। तो इसमें कंफ्यूज कर रहा है बस आपको। अगला है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान से देखिए आप, जब बात हाइड्रोजन की आती है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स माने जाते हैं, पाए जाते हैं नेचर में। एक है 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, नॉर्मल हाइड्रोजन। एक होता है 1H2 ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। और एक होता है 1H3 ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो जैसे नॉर्मल पानी होता है H2O, वैसे जो हैवी हाइड्रोजन होगा, हैवी वाटर होगा, वो D2O होगा। तो D2 इज द राइट आंसर। तो थर्ड का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित है। व्हिच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। कौन सा आवेश रहित है जिसमें चार्ज ही नहीं है एक्चुअली में। तो इसका इंग्लिश वर्जन लेंगे आप जब भी कोई कंफ्यूजन होगा। इसमें चार्ज ना हो तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये भी बार बार पूछा गया है सीटेट में और टीजीटी में। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक से क्या निकाला गया, कार्बन डेटिंग से क्या निकाला गया, हाफ लाइफ टाइम से क्या निकलता है, और सन क्लॉक से क्या निकलता है। ये 4 चीजें हैं और ये चारों साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो अब इसका ऑप्शन भी दिया होगा 5 का कि कौन किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन दिया गया है आपका, है ना। तो जो आपके पास है सिंपल इन्होंने ऑप्शन दे दिया आपका 5 का, ABCD 1 2 3 4, मतलब कि करेक्ट एटॉमिक करेक्ट मैच किया है इन्होंने। एटॉमिक क्लॉक अगर है तो एज ऑफ रॉक्स ये गलत दिया इन्होंने। वैसे
एज ऑफ रॉक निकालने के लिए हमें हाफ लाइफ टाइम तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, एटॉमिक क्लॉक से हम क्या निकालेंगे एक्चुअली में, और कार्बन डेटिंग से क्या निकालेंगे, है ना। तो कार्बन डेटिंग से जनरली जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज निकाली जाती है कार्बन डेटिंग से। जैसे कोई प्लांट है, कोई और चीज है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वैसे केस में हम कार्बन डेटिंग करते हैं। एज ऑफ रॉक निकालना है तो हम एटॉमिक क्लॉक का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा, एटॉमिक क्लॉक से एक्यूरेट टाइम निकाल लीजिए, बी से आप ये निकाल लीजिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ए के सामने आप कर दीजिए B2 और बी के सामने कर दीजिए 1, बाकी चीजें क्या हैं, सही है। सन क्लॉक से ओल्ड मेथड ऑफ टाइम मेजरिंग है, ठीक है। तो 5th का आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो आपको मैंने इसका ट्रिक भी बताया था उस दिन, इसके ट्रिक्स भी इंस्टाग्राम पे भी पढ़े हैं। वैसे हम लोग बहुत आसानी से याद करते हैं, ईट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन चैडविक से मैच कर रहा है। हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं, यही फेवरेट है एग्जामिनर का। अगर आप इन पे बिलीव करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आप ऐसा नहीं कि आप पेपर टीजीटी का देने जा रहे हैं, आप तैयारी गेट का कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब तक फंडामेंटल आपका रेडी नहीं होगा, फंडामेंटल मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये रेडी हो जाए, फिर 11th पढ़िए और टीजीटी में सिलेक्ट हो जाइए। ये रेडी हो जाए, 11th 12th पढ़ के थोड़ा सा बीएससी पढ़िए तो आप पीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर बीएससी अच्छा हो जाए, थोड़ा सा एमएससी पढ़िए तो आपका सीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकल जाएगा। हर एग्जाम निकालने का ट्रिक है, चूंकि मैंने सीटेट भी निकाला है, पीजीटी भी निकाले हैं, डिफरेंट केवीएस, एनबीएस, ईपी, पीजीटी, डीएसएसबी, सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं। फिर हायर के एग्जाम्स में भी मैंने प्रिपरेशन किया, तो मुझे टेक्निक थोड़ी सी पता लग गई है। बस इतना सा डिफरेंस है आप में, हम में बस। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो श्योरली सेलेक्ट हो जाएंगे। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर है वो कौन है, लेवाजियर है। कौन है, लेवाजियर है ना, एंटोनियो लेवाजियर। कई बार आपसे पूछ लेगा कि इंडियन केमिस्ट्री का फादर कौन है। ये हो सकता है इस बार इन्होंने एनईपी में डाला हुआ है, तो आप इसका आंसर अगर कोई जानता होगा तो आप, एनईपी में है, एनईपी की कोई भी बुक है बीएससी फर्स्ट सेम की, सभी में दिया गया है इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन माने जाते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो बंगाल के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हुए थे, है ना। तो उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर बताइए। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 18 है। और न्यूट्रॉन कितना है जी, 20 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो मास नंबर आ जाएगा P + N को। तो कितना आ जाएगा, यहां से देखिए 18 और 20 कितना होता है, 38। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप इन्हें प्लीज प्रैक्टिस करते जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, इनमें से किसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता। तो हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट है, अब तो 118 तक आ चुके हैं, डिस्कवरी हो गई है, राइट। उसमें से 93 के बाद आर्टिफिशियल है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है, लेकिन सारे में न्यूट्रॉन्स है, केवल एक में नहीं। वो कौन सा है, हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप जो है 1H1, इसको छोड़ के बाकी सभी में न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगला है कि ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। जब आप पढ़ेंगे क्या, जब आप पढ़ेंगे एक्चुअली में रदरफोर्ड का मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल में कहा जाता है कि जो एटम है एक स्फेरिकल, एक स्फेयर है जिसका जो साइज होता है एटम का, पूरे एटम को 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसी के बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसका ऑर्डर होता है 10⁻15 मीटर का। तो इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर। व्हिच वन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है। तो 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल आपसे पूछा जा रहा है। अभी तक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते थे, लेकिन आज की जो मॉडर्न साइंस कहती है, वो कहती है कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये क्वार्क से बने हैं।
तो सबसे बेसिक कौन अब हो गया है क्वार्क। अगर ये ऑप्शन है तो आप इसे लगाएंगे, ये ऑप्शन नहीं है तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाए और प्रोटॉन सेम हो जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। अगर प्रोटॉन सेम हो जाए तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो 13 का बी सही होगा। द आइसोटोप ऑफ एन न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 3 क्वेश्चंस हैं जो आइसोटोप पर डिपेंड है। अगला है कि रिगार्डिंग द एटम्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है कि यूपी बोर्ड में 30 टाइम पूछा गया है, नीट में कम से कम 10 बार पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, ये टीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। आपको बिलीव नहीं होगा, ये सीएसआईआर में भी पूछा गया है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो मैजिकल होगा जी। अब आप बोलोगे ऐसे क्या होगा जी, तो हमें ये पता लग जाता है कि अगर L = 1 है तो पता लगता है कि P सबसेल है, लेकिन P में भी 3 लोग हैं, एक P x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है इसको ओरिएंटेशन कहते हैं हम लोग लैंग्वेज की भाषा में, है ना, लैंग्वेज में एक्चुअली में px, py और pz इसी ही ओरिएंटेशन कहा जाता है। ये बताते हैं क्या, अगर x है तो -1, y है तो +1 और z है तो 0। तो ये जो m की वैल्यूज होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ये अभिविन्यास बताती है, मतलब कि ओरिएंटेशन बताती है। शेप बताता है L, साइज बताता है N और स्पिन बताता है S। तो ये हो गया M, ये हो गया आपका L, ये हो गया N और ये हो गया S। इन चारों में से ये तीनों तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही सॉल्व किए गए हैं, वहीं से निकले हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के पीजीटी का क्वेश्चन था। अगर आप ईपी पीजीटी का कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप उसमें जरूर पाएंगे, हमारे असाइनमेंट में भी पाएंगे जो आपको टेस्ट कैम्फोर्टिस पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 2 सूचियां हैं, 2 लिस्ट हमारे पास हैं। इसमें देखिए ABCD है और यहाँ पे क्या है, इनके वैल्यूज है। क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो आपको ये बताना है एक्चुअली में कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है MnO2 में Mn का कितना होता है जी, +4 है। +4 से मैच करिए, 1 को C से मैच करिए। H2SO4 में सल्फर का कितना होता है, देखिए ये H2SO4 है, ये ऐसे निकालते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो 2 बांड बनाया तो +2 डाल दीजिए, ये भी 2 बांड, इस पर भी +2 डाल दीजिए। यहाँ पर 1 बांड है तो +1, यहाँ पर भी +1, तो +2 +2 4 और +1 +6 हो गया। तो सल्फर को 6 भेजिए तो 2 को बोलिए डी में। CaO2 एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, तो एक पे कैल्शियम पे क्या आएगा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे गलत हो गया, CaO है, कैल्शियम O है, तो कैल्शियम O पे कैल्शियम का कितना होगा, +2 हो जाएगा। अब आपको आ गया क्या एक्चुअली में, 4th ऑप्शन, ठीक है। तो 4th ऑप्शन में ये थोड़ा सा इन्होंने, इसे आप ऐसे करेंगे, पूछा गया A1 का क्या होगा, है ना, Na है, A1 है और H4 है, ऐसा है। A1 कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं पता है, या एल्युमिनियम मान लीजिए NaLH4 है, तो इस पे +3 होता है, क्या है, एल्युमिनियम है +3, तो ये होगा 3। तो इस तरीके से आप मैच कर पाएंगे बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, 1 लेवल्ड एज द असर्शन A एंड 1 एज द रीजन R। ऐसे भी क्वेश्चंस करीब 10 से 15 आएंगे और असर्शन रीजन पे इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि इसमें क्वेश्चन गलत ना हो, यही आपको आउट ऑफ कंपटीशन करेंगे, क्योंकि असर्शन रीजन पे आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। इसका प्रैक्टिस करने का तरीका है कि एम्स के पुराने पेपर उठाइए, उसमें करीब 300 असर्शन रीजन दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, है ना। जब उन्हें आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका बहुत आसानी से चीजें क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग, यहां पर आया है पोर्शंस। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। अब पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, असर्शन दिया है इन्होंने, कहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब गलत है पहली बात, तो असर्शन ए गलत है, यहीं से आंसर निकल जाएगा, जिसमें ए गलत है वही होगा। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, सी में ए सही है, तो डी इज द राइट आंसर। सोचो ही मत, ज्यादा क्यों सोचना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड। जब आप पीरियड में चलते हैं, अलोंग पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, तो आईपी बढ़ता है, बट ये क्या कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, ये कह रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इधर से इधर जब जाते हैं हम लोग तो बढ़ता है आईपी जी, आईपी हाईएस्ट होता है इधर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो जिसमें पहला कह रहा है वो गलत कर दो आप। अब बचे बी और डी, थोड़ा सा आगे बढ़े। इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेज। ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक एफिनिटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है ना। तो हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड का मामला सही है, तो सेकंड जिसमें है वो सही हो सकता है। अब थर्ड देख लीजिए, इन ए गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। इन ए गिवन पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो थर्ड भी गलत है, तो आंसर क्या बना हमारा, बी इज द राइट आंसर। अगला है इन एन एटम्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल इज कवर्ड बाई। जब भी किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, भरते हैं, तो एक रूल को याद करते हैं, उस रूल का नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ का प्रिंसिपल नहीं है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ कोई आदमी नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार पीजीटी से नाते पूछ रही है, इससे जब आप लेक्चरार बने तो आप बच्चों के सामने गलती मत करें। ऑफ बाउ एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है सक्सेसिव बुल्डअप, क्रम से कोई चीज रचना करना, बनाना। जैसे हम अगर कोई घर बनाते हैं तो पहले नींव बनाते हैं, नींव के ऊपर फिर आप दीवार लगाते हैं, फिर पहली छत, फिर दूसरी छत, फिर तीसरी छत। ऐसा तो हम लोग नहीं करते कभी भी कि हमने दूसरा मंजिला बना दिया फिर पहला बनाए, ठीक है। तो आप बहु यही कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से ऑर्बिटल है, 1s है, 2s है, फिर 2p है, फिर 2s 3s है, फिर 3p है, तो पहले इसमें भरिए इलेक्ट्रॉन लोअर में, जब ये फुल हो जाए तब आगे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर तो इसी को सक्सेसिव बिल्डिंग अप कहते हैं। तो इस नाते ए इज द राइट आंसर। 19 का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट है। मैच और एसोसिएशन रीजन पे कमांड बनाइए। मैच आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैच अगर 20 पूछा गया तो 18 सबके सही हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा होता है। एसोसिएशन रीजन अगर 20 पूछे गए हैं तो 10 गलत हो जाते हैं जो सेंसियर नहीं है। बस ये 2-3 चीजें थंब रूल है। आपको लगेगा 125 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया जी, बट आप एसोसिएशन रीजन 10 गलत करके आ जाओगे। तो भैया पहले आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, छूटने ना पाए। अगर आप 125 में से जब आपको लगे कि 115 आपके बिल्कुल सही हैं तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि तब भी 5-6 गलत हो जाएंगे आपके, 5-6 आपके पेपर वाले गलत कर देंगे, उसका आंसर की गलत बना देंगे, ठीक है। आपने इस बार हाया का देखा है, हर साल हम लोग देख रहे हैं। तो इस नाते सिलेक्शन चाहिए तो 125 में टारगेट 115 का रखिए ही रखिए। मैच लिस्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में, 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक पार्टिकल है। तो अब फोटॉन्स की बात करते हैं हम लोग, है ना, फिर क्वार्क की बात करते हैं, फिर न्यूट्रिनो की बात करते हैं, फिर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो फोटॉन का कोई मास नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना, या फोटॉन में स्पिन नहीं होती, या क्वार्क में क्या होता है। तो हमें एक चीज पता है कि क्वार्क का जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब अगर 3 के सामने हम यहां से अगर ABCD है ना, तो क्या मानेंगे आप, B के सामने आप लाएंगे 3, फ्रैक्शनल चार्ज क्या होगा, क्वार्क का होगा। अब आता है जीरो मास किसका होता है जी, है ना। तो फोटॉन का कोई मास नहीं होता, तो A के सामने आएगा 4, ठीक है।
तो इसका मतलब बिल्कुल सही मैच है। फ्रैक्शनल स्पिन अगर हम देखें तो और इंटीग्रल स्पिन देखें तो ठीक है, तो 4 3 2 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका 20 का। Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन एटम के अंदर का पार्टिकल नहीं है? न्यूट्रॉन होता है, जी है। प्रोटॉन होता है, जी है। इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी है। तो ड्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रॉन खुद हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय ये हो चुका है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए किसी इंसान को नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसका नाम क्या है? रदरफोर्ड है। पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है, ठीक है। रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। इनके मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, कई बार प्लानिटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड की पूरी फैमिली ही इसी में लगी। इनके घर का एक और आदमी थे, उनका नाम था बिल हेल्मी। क्या नाम था? बिल हेल्मी, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो नोबेल प्राइज भी इनको इसी नाते मिला। न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स, किसी एटम का न्यूक्लियस क्या रखता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते जी, तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में और फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे हम क्या कहेंगे? 25 का जो आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट, से गलत कर देंगे बहुत सारे बच्चे। कह रहा था पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पूछा है, अगर पूरा सेंटर पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, पार्ट पूछा तो उसका पार्ट कौन सा? प्रोटॉन है। प्रोटियस से बना है प्रोटॉन। प्रोटियस का मतलब होता है जो अभी अभी या जो बहुत पुराने टाइम में सबसे पहले बना था। Which of the following statement is correct regarding the atomic structure? क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर देखना है, इसमें कौन सा आंसर बनेगा? तो इसका होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। तो सी इज द राइट आंसर। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट क्या है? अभी तक जितने भी नेचुरल, इनमें सबसे हैवी कौन सा है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो? तो 238 होता है जिसका, तो ए इज द राइट आंसर। और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, यूरेनियम का जो मास होता है ऐसे होता है 93, यूरेनियम 238। इसके बाद यूरेनियम के बाद जो कुछ भी नेचर में सब आर्टिफिशियल है, मतलब 93 से लेके 118 तक के जितने लोग हैं ये आर्टिफिशियली डेवलप्ड एलिमेंट हैं, इनको सी बोर्ग ने बनाया था। क्या बनाया था? सी बोर्ग ने बनाया था। 93 से पहले केवल एक ही एलिमेंट है जो मैन मेड है, जिसको हम टेक्नीशियम कहते हैं, नाम ही टेक्निक है, टेक्नीशियम। ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था। उसके बाद 93 तक नेचुरल एलिमेंट थे सारे। 93 के बाद जो एलिमेंट है वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अगला है, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ व्हिच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 284, तो 4 हो जाएगा जी 29 का आंसर। अगला आता है कि ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही तरीके के एलिमेंट किसी में, एक ही तरीके के एटम पाए जाए तो प्योर हो जाएगा। और कंपाउंड, जो अगर आपके पास कंपाउंड ऑफ मिनरल है तो भाई कंपाउंड में तो एक से ज्यादा एटम्स होंगे, मिक्सचर में तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या होगा इसका? सी नेटिव एलिमेंट। नेटिव एलिमेंट मतलब जो नेचर में पाया जा रहा है, इसे गोल्ड पाया गया, तो गोल्ड में केवल गोल्ड के एटम्स, आयरन में केवल आयरन के एटम, इस तरीके से। Which of the following electronic configuration is for the metallic element? मेटेलिक एलिमेंट के लिए अगर हमसे कोई पूछता है कि कौन सा होगा, तो 31 का बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या होगा? इसमें 2 तो गलत ही दिया, ये और ये गलत दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो आप देखिए, जब 8 के बाद 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो एलिमेंट मेटल होता है। ये हो गया आपका 8 2 10, 8 18 20। कैल्शियम का है जी, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। कैल्शियम कार्बोनेट से संगमरमर कहा जाता है, उसी का एक एमार्फस, एक थोड़ा सा कम क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जिससे चूना पत्थर बनता है, जिससे अपने घरों में पेंट करते हैं, या कई बार हम लोग पान में डाल के उसे खाते हैं। चूना हमारे लिए बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैल्शियम की और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह में भी बहुत बड़ा रोल है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सेशन का कि आइसोटोप्स कार्बन 14 इज रिलेटेड टू, चूंकि मेडिसिनल पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, कैंसरस चीजों में कैसे यूज होता है। तो आप हमेशा पेपर उठा के देखिए, पिछले 15-16 जितने भी पेपर्स हुए हैं 1990 से उठा के देख लीजिए, जब से स्टार्ट हुआ होगा, आइसोटोप से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 32 का जो आंसर बनेगा सही कि आइसोटोप्स, कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं इनका यूज 2 होता है। एक तो ट्रेसिंग में यूज करते हैं हम लोग,
ट्रेसिंग में जनरली हम ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ऑक्सीजन 16 का, ड्यूटेरियम का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं क्या, जो फॉसिल्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, उसका यूज करते हैं। सही आंसर तो 32 का सी बनेगा। तो अब उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं टीजीटी में, पीजीटी में, सीटेट में, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है ना। अगर आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर हर चैप्टर की मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, आर्गेनिक इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ा जाता है, पीएच कैसे निकालें, केएसपी कैसे निकालें, बफर सोल्यूशन क्या होता है, या केमिस्ट्री का कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको कंफ्यूजन फील होता है, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो एमएससी का हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जुड़िए। कैम्फोर्टिस पे आपका स्वागत है। जो लोगो है कैम्फोर्टिस का है। इसी लोगो का एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करिए और आप जुड़ जाइए हमारे सेशन से। थैंक यू सो मच।